हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम कक्षा 10 गणित के पहले चैप्टर वास्तविक संख्याएं इसके उदाहरण करेंगे। इस चैप्टर में आपकी जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें टोटल 7 उदाहरण हैं और इन सभी को इस वीडियो में अच्छे से हम करेंगे। इससे पिछले वीडियो में मैंने कॉन्सेप्ट का यानी जो परिचय होता है उसका वीडियो बनाया था। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने वो वीडियो देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो नीचे प्लेलिस्ट में दे दूंगा डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में, उसमें आपको वीडियो मिल जाएगा। उसको ज़रूर देखना, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। इस वीडियो में हम इसके उदाहरण करेंगे और फिर अगली वीडियो में हम प्रश्नावली को हल करेंगे। तो बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से हम चलेंगे, एक प्रॉपर तरीके से। ये सभी वीडियोस आप देखना और आराम से अच्छे से आपका मैथ्स कवर होगा। तो करते हैं एक एक करके इन उदाहरण को। पहला उदाहरण है ये, संख्याओं 4 की घात n पर विचार कीजिए। जहां n एक प्राकृत संख्या है, जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 की घात n अंक 0 पर समाप्त होता है। अगर आपको क्वेश्चन समझ बिल्कुल नहीं आया है तो मैं आपको सरल भाषा में समझाता हूं। 4 की घात n है। अब ये कहा गया है कि n एक प्राकृतिक संख्या है, तो क्या n का कोई मान है जिसके लिए अगर हम इसका विस्तार करें तो अंत में 0 आए। यानी अगर n की जगह पे हम 1 रखते हैं तो क्या 4 आता है ना, आप जानते हैं। अगर n की जगह पे हम 2 रखते हैं तो क्या आएगा, 4 गुणा 4 यानी 16। फिर अगर हम 3 रखते हैं तो क्या आएगा, ये 64 आ जाएगा, 4 गुणा 4 गुणा 4। फिर अगर n की जगह पे 4 रखते हैं तो क्या आएगा, ये 216 आएगा। अब आप 256। अब आप विचार करो इकाई के अंक पे। इसके इकाई के अंक में है 4। इसके विस्तार जब हम करेंगे तो इकाई के अंक में हमें 6 मिल रहा है, इसमें हमें इकाई के अंक में 4 मिल रहा है, इसमें इकाई के अंक में हमें 6 मिल रहा है। फिर अगर हम और आगे अगर करें, मतलब करना नहीं है, मैं बस बता रहा हूं आपको, मैं क्वेश्चन समझा रहा हूं। इकाई के अंक में हमें 4 मिल रहा है। क्या कभी ऐसा होगा, हम करते जाएंगे, कभी ऐसा समय आएगा कि हमें यहाँ पे 0 मिले? यही ये क्वेश्चन है। इकाई के अंक में क्या कभी हमें 0 मिल सकता है? तो अगर आप ये पैटर्न देखो, 4 6, फिर 4 आ जा रहा है, फिर 6 आ जा रहा है, फिर 4 आ जा रहा है, फिर 6 आएगा, फिर 4, फिर 6, यही आता रहेगा। 0 तो कभी नहीं आएगा। लेकिन हम इसको लिखेंगे कैसे? तो पहली बात तो क्वेश्चन आपको समझ आ गया कि क्या n का हम ऐसा मान रख सकते हैं जिसके लिए इकाई का अंक 0 हो। तो वो तो आप समझ गए कि वो तो नहीं होगा कभी भी 0 इकाई के अंक में, ठीक है। और अब क्यों ये 0 नहीं होगा, इसको हम लिखेंगे प्रॉपर तरीके से। और ये है एक प्रमेय, अंक गणित की आधारभूत प्रमेय नाम है इसका। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हमारे पास है 4 की घात n, ये होता है 2 गुणा 2, इसकी घात n, यानी हम लिख सकते हैं 2 की घात 2 और ये हो जाएगा 2 की घात 2n। ठीक है। आप हमेशा एक चीज नोटिस करना, जब भी कोई भी संख्या हो, अगर उसमें 0 है, जैसे मान लो 10, ये 0 आ रहा है तो ये पक्की बात है कि इसमें इसके हम गुणनखंड जब करेंगे तो इसमें 2 होगा और 5 होगा। ये मतलब ये 2 गुणा 5 ही होता है वैसे। तो हमें ये तो 2 या 5 होगा। कोई भी ऐसी संख्या आप उठाओ जिसके अंत में 0 होगा, जैसे 80 आप ले लो, इसके भी जब आप अभाज्य गुणनखंड करेंगे आपको पक्की बात है कि 2 और 5 वहां पे तो मिलेंगे ही मिलेंगे। चाहे 110 आप ले लें, आपको 2 और 5 तो मिलेगा ही मिलेगा। यानी 0 लाने के लिए 2 और 5 ये दोनों होने चाहिए। लेकिन यहां पर क्या है, केवल 2 है, 5 तो है नहीं। तो इसी वजह से 0 नहीं आ रहा है। अब आप ये कहेंगे कि ठीक है, 2 है 5 नहीं है, तो फिर इसमें अंकगणित की आधारभूत प्रमेय कहां से आ गई? देखो, यहां पर आपको पता है कि 2 है, केवल 2 ही है। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय ये कहती है कि अगर ये 2 है, यानी 4 के जब हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो उसमें केवल 2 ही आएगा। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि यहां पे 5 आ जाए, या मतलब कभी भी ऐसा नहीं होगा कि इसके अलावा कुछ और आ जाए। किसी भी संख्या के अभाज्य गुणनखंड अद्वितीय होते हैं। ये है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। मैं लिख ही देता हूं पहले प्रॉपर तरीके से।
तो हम लिखेंगे कि शून्य से समाप्त होने वाली किसी भी संख्या के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 दोनों आते हैं, लेकिन 4 की घात n के अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 है, और अंकगणित के आधारभूत प्रमेय के अनुसार इसमें केवल 2 ही रहेगा, इसमें कभी 5 नहीं आएगा। तो इस तरह से हम इसको लिखेंगे। देखो, ये तो मैंने आपको समझा दिया है कि शून्य से, 0 से समाप्त होने वाली किसी भी संख्या के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 दोनों आते हैं, है ना। ये मैंने बता दिया आपको। जैसे 80 है, इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे 2 और 5 पक्का आएगा। और अंकगणित के आधारभूत प्रमेय के अनुसार, जो अंकगणित के आधारभूत प्रमेय है, उसमें 4 की घात n के अभाज्य गुणनखंड जब हम करेंगे, यानी हमने किए ना अभाज्य गुणनखंड, तो इसमें केवल 2 ही आ सकता है, 5 नहीं आएगा। तो जब यहां पे केवल 2 है, 5 है ही नहीं, तो क्या होगा, n के किसी भी मान के लिए 4 की घात n शून्य पर समाप्त नहीं होता है। ये शून्य पर समाप्त नहीं होगा। ठीक है, कभी भी n आप कुछ भी रख दो, ये शून्य पर समाप्त नहीं होगा। इस तरह से लिखना है, सिंपल है। चाहे कोई भी क्वेश्चन आ जाए, भाषा आपने सेम रखनी है। अगर यहां पे 6 आ जाए, तो यहां पे आपने 2 गुणा 3 कर देना है, और फिर आप लिखोगे कि केवल 2 और 3 ही आ सकता है, 5 नहीं आएगा। तो हमें तो 2 और 5 दोनों चाहिए होते हैं, इसलिए ये भी शून्य पर समाप्त नहीं होता है। तो इस तरह से कोई भी इस तरह का क्वेश्चन अब आ जाए, तो आई एम श्योर आप आराम से कर लेंगे। बस ये जो लिखा है, ऐसी ही भाषा होनी चाहिए जो आप लिखेंगे। दूसरा उदाहरण है, संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो हमने इनका अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो हमारे पास है 6, इसके अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, 2 गुणा 3, बहुत सिंपल है। 20 के चलो यहाँ पे लिख देते हैं, फिर 2 5 10, 5 एकम 5, तो ये हुआ 2 की घात 2 गुणा 5। ठीक है, अब इसका एचसीएफ क्या होगा। देखो, एचसीएफ में क्या होता है, पहले तो ये देखना है कि दोनों में चीज़ें होनी चाहिए। तो जैसे 2 इधर भी और इधर भी है, और उसके बाद हम लेते हैं छोटी घात। तो छोटी घात ये है, 2 की घात 1 ये है, 2 ये है, तो छोटी वाली घात ये है, तो हम ये लेते हैं। तो ये आंसर आ गया है। एलसीएम, एलसीएम में लेते हैं सब कुछ, और जो दोनों में है उसमें हम लेते हैं बड़ी घात। ठीक है, जैसे एचसीएफ में होता है कॉमन, मतलब दोनों में होना चाहिए, और छोटी घात एलसीएम में हम देखते हैं सब कुछ और बड़ी घात, ये याद रखना। तो 2 यहां भी है, लेकिन बड़ी घात इसमें है, तो ये आएगा 2 की घात 2। बाकी सब कुछ आएगा, 3 इधर है, इधर नहीं है, लेकिन हम ये लेंगे, 5 हम ये लेंगे, और ये आ गया है। क्या इसको हल करेंगे, तो 2 दूने 4, 5 तियां 4 तियां 12, 12 पच्चे 60। ठीक है, तो ये आ गया है आंसर। तो यहाँ पे आप चाहो तो फाइनल आंसर अलग से लिख सकते हो कि एचसीएफ बराबर 2, एलसीएम बराबर 60, और ये आंसर। ठीक है, अगला उदाहरण करते हैं। तीसरा उदाहरण है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए, और फिर इनका एलसीएम भी ज्ञात कीजिए। आप भाषा समझ रहे हैं, क्वेश्चन की भाषा क्या है। पिछले उदाहरण में था कि एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। यहां पर भी ऐसा लिख सकते थे ना, एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। उन्होंने ऐसा क्यों लिखा कि एचसीएफ ज्ञात कीजिए और फिर इनका एलसीएम ज्ञात कीजिए, ये मैं आपको बताऊंगा। पहले एचसीएफ ज्ञात करते हैं।
तो पहली बात तो ये है कि इनका हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 96, 2 चौको 8, 2 अठे 16, 2 दूनी 4, 2 चौको 8, तो 2 की घात 1 2 3 4 5 गुणा 3, 404, फिर 2 से भाग देंगे 101। 101 में किसी का भाग जाता है? 101, 101 अपने आप में एक अभाज्य संख्या है। अगर आप ट्राई करना चाहें, देखो 3 का तो जाएगा नहीं, फिर 7 का देखो आप, तो 7 एकम 7, 3 1 साचो नहीं, फिर इसके बाद 11 का भी नहीं जाएगा, है ना? तो बस, यानी और किसी का नहीं जाएगा। तो यहाँ पर हम ये लिखेंगे कि ये 2 की घात 2 गुणा 101। HCF क्या होगा? HCF होता है जो दोनों में हो और छोटी घात हो। तो यहाँ पे 2 इधर भी है, छोटी घात वाला ये है, तो ये आ गया है 4। HCF आ गया। अब एलसीएम निकालना है। एलसीएम हम यहाँ पे निकाल सकते हैं, आराम से निकाल सकते हैं। एचसीएफ में, एलसीएम में सब कुछ लेते हैं तो ये आ जाएगा। लेकिन जिस तरह से क्वेश्चन की भाषा है दी है, हम थोड़ा उस तरह से इस क्वेश्चन को करेंगे। यहाँ पर ये दिया है कि हमारे पास ये संख्या है, ये संख्या है, और एचसीएफ हमने निकाल दिया। अगर हमारे पास ये 3 चीज़ें हों तो क्या हम एलसीएम निकाल सकते हैं? तो एलसीएम तो खैर हम इन 2 चीज़ों से भी निकाल सकते हैं, लेकिन हम ये नहीं करेंगे। हम देखो कैसे निकालेंगे। एक फॉर्मूला होता है कि HCF गुणा LCM बराबर P गुणा Q। HCF और LCM बराबर 2 संख्याओं का गुणनफल, यानी 2 संख्याएं हैं, उनका HCF और उनका LCM बराबर उन संख्याओं का गुणनफल। यहां पर ये 2 संख्याएं ये हैं P Q, P Q। इनका HCF हमने ये निकाला 4 और हमने एलसीएम निकालना है, तो बिल्कुल यहां पे हम रख सकते हैं फॉर्मूले में। ये 4 है, एलसीएम P है 96, Q 404, तो एलसीएम आ जाएगा 96 गुणा 404 और ये जाएगा नीचे। ठीक, 4 से भाग देंगे 101 और ये हम गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा आंसर। ठीक, तो एक आंसर तो ये है, क्योंकि हमने एचसीएफ भी निकालना था, और एक आंसर ये है। अब आप समझे, एलसीएम हम यहाँ पे डायरेक्ट भी निकाल सकते थे, लेकिन जिस तरह की क्वेश्चन की भाषा रखी है उस तरह से उस तरह से क्वेश्चन को ऐसा करना बनता है। मुझे उम्मीद है कि आप समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो कभी कभार हमें क्वेश्चन की भाषा देखनी चाहिए कि जो क्वेश्चन लिखने वाला है वो हमसे चाह क्या रहा है। ठीक है, ये भी समझना बहुत ज़रूरी है अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए, और वैसे भी आप पढ़ाई लिखाई करते हैं तो ये चीज़ जानना ज़रूरी है। अच्छा, एक और बात है, आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर अगर हम ऐसा ना करें और डायरेक्ट वैसा कर दें जैसा कि नॉर्मल तरीका होता है कि इसको ये लिख दो बड़ी घात और बाद में इन दोनों को लिख दो, अगर हमने ऐसा करके आंसर निकाल दिया तो क्या हमारे नंबर कटेंगे, हमें नंबर नहीं मिलेंगे? देखो, मुझे लगता है कि नंबर तो आपको मिल ही जाएंगे तब भी, क्योंकि इसमें ऐसा नहीं लिखा है कि आप इस फॉर्मूले का यूज़ करो कुछ इस तरह से। ओके, और या फिर ये भी हो सकता है कि अगर ये क्वेश्चन 3 मार्क का हो तो हो सकता है आपको 2.5 नंबर मिल जाए। लेकिन जिस तरह से क्वेश्चन की भाषा रखी है वो तो ऐसी तरह से सॉल्व होना इसका बनता है। बाकी ऐसा करने से आपके नंबर कटेंगे मुझे नहीं लगता है, नंबर तो मिल ही जाने चाहिए आपको। अंक, मतलब जो अंक की बात कर रहा हूँ मैं।
ओके, अब हमारे पास अगला उदाहरण ये है। इन संख्याओं का अभाज्य गुणनखंडन विधि से हमने एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो संख्याओं को हम लिखते हैं, अभाज्य गुणनखंड इनका 6 होता है, 2 गुणा 3 72, ये है, निकालते हैं, 2 36 18 9 3 1, 2 की घात 1 2 3, 3 की घात 2, ठीक है, 120। 2 60, फिर 2 से भाग देंगे हम, 30 15 5 1, 2 की घात 3 गुणा 3 गुणा 5। और अब एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं। तो यहाँ पे एचसीएफ होता है जो कॉमन हो, सब में हो, और छोटी घात। तो सब में देखो यहाँ पे 2 तो तीनों में है, ठीक है, छोटी घात वाला ये है, केवल एक ये घात यहाँ पर 1 है, यहाँ पे 3 3 है, तो हम ये लेंगे, 1 लिखते नहीं है, खैर। अब 3 देखो, 3 यहाँ भी और यहाँ भी है, तो सबसे छोटी घात 1 है, यही है, ठीक है, ये लिखने की जरूरत नहीं है ये। और 3 दूने 6, ये आ गया है, समझ गए आप। और एलसीएम, एलसीएम में सब कुछ आता है और बड़ी घात। तो 2 की बात करें तो 2 तो खैर सब में है, बड़ी घात वाला ये है 3। फिर 3 की बात करते हैं, 3 इधर 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 है, बड़ी घात वाला ये है। 5 केवल इसमें है, लेकिन लिखना तो सब कुछ है, ये लिख देंगे हम। और ये आ जाएगा 8 9 5, गुणा करेंगे हम तो ये आएगा 8 5 40, 4 0 9 चौको 36, 360। तो फाइनल आंसर हम अपना लिख देंगे कि एचसीएफ है 6 और एलसीएम है 360, आंसर, ठीक है। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, आई होप आपको समझ आया होगा। अब हमारे पास है अगला उदाहरण। हमने यहाँ पर ये सिद्ध करना है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, ये हमने सिद्ध करना है। तो और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके पास इस तरह के और भी क्वेश्चन आते हैं, जैसे √2 आ सकता है, यहाँ पे √5 आ सकता है, √7 आ सकता है। और अच्छी बात यह है कि हर एक टाइप का ये जो क्वेश्चन है उनको करने का सेम प्रोसेस है, बिल्कुल बिल्कुल सेम तरीका है। तो कैसे करेंगे देखो, तो सबसे पहले हम इसे सिद्ध करेंगे विरोधाभास द्वारा उपपत्ति से, यानी विरोधाभास द्वारा उपपत्ति है, हम इसे विरोधाभास द्वारा उपपत्ति से सिद्ध करेंगे। देखो ये क्या चीज है, विरोधाभास द्वारा उपपत्ति है कि हम इसको पहले मानकर चलेंगे कि ये एक क्या है, एक परिमेय संख्या है। फिर हम इसमें आगे बढ़ेंगे, फिर ऐसी परिस्थितियां आएंगी जब ये हमें पता चलेगा कि अरे, जो हमने शुरू में माना था, जो कल्पना की थी, वो हमारी कल्पना गलत कल्पना थी, त्रुटिपूर्ण कल्पना थी, यानी ये परिमेय नहीं है। अगर परिमेय नहीं है तो फिर अपरिमेय हो गया अपने आप ही। इसको कहते हैं विरोधाभास द्वारा उपपत्ति, कि आप उल्टा मानकर चलो और बाद में फिर वो चीज़ें बीच में फिर विरोधाभास पैदा होता है, क्योंकि आपने तो उल्टा माना है तो कुछ ना कुछ गड़बड़ तो होगी। तो वो विरोधाभास बीच में आता है, और ये तभी आता है जब हमारी कल्पना गलत थी। तो यानी ये प्रमेय नहीं अपरिमेय है, ये चीज़ होती है, ठीक है, विरोधाभास द्वारा उपपत्ति। तो हम क्या करेंगे, जैसे मैंने कहा कि हम ये लेकर चलते हैं कि माना √3 एक परिमेय संख्या है।
तो अब परिमेय संख्या है, तो आप जानते हैं ना कि परिमेय संख्या को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। आसानी के लिए A/B लिख दो, भिन्न के रूप में लिख सकते हैं किसी भी परिमेय संख्या को। और उसमें क्या होते हैं, जहां A और B दोनों होते हैं पूर्णांक, A और B दोनों पूर्णांक हैं और B 0 नहीं है, तथा अब जो इंपॉर्टेंट बात मैं यहां पे लिख रहा हूं, ये आपके काम आएगी। जो बात मैं यहां पे लिख रहा हूं, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। A और B A और B का एक के अतिरिक्त, मतलब एक तो खैर सभी का ही होता है, एक के अतिरिक्त कोई अभाज्य गुणनखंड, कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। समझे कि ये जो है A/B हमने लिखा क्योंकि किसी भी परिमेय संख्या को हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, A/B के रूप में या P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां पे ये दोनों पूर्णांक और ये 0 नहीं है ना, B 0 नहीं होता है। और इनका एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। इस लाइन का मतलब है कि जैसे हम इसको लिखते हैं 12/16, तो यहाँ पे उभयनिष्ठ गुणनखंड है ना, चार चार इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड है, 4 से ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। तो ये है कहने का मतलब। लेकिन अगर आप इस पर फोकस करें तो इनका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, कोई ऐसी संख्या नहीं है जो दोनों को काटेगा। एक काटेगा, पर एक तो खैर सभी को ही काटता है, तो उसको तो नहीं हम मानते हैं। उसके अलावा कोई और उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो इस बात को कहने का ये मतलब है। बात क्लियर होगी? अच्छा, अब यहां पर हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इधर गुणा, और अब हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। तो इसका वर्ग करेंगे 3 होगा, ये B² आ जाएगा और ये A² आ जाएगा। ओके, और इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि 3A² का एक गुणनखंड है। 3 3A² का एक गुणनखंड है। देखो भाई, अगर मान लो कि मेरे पास है 3 × 5 = 15 है, तो मैं ये कहूँगा ना कि 3 15 का एक गुणनखंड है। वही बात तो यहाँ पर है। अच्छा, और देखो एक प्रमेय होती है कि अगर कोई ये A² का गुणनखंड है तो पक्का A का भी गुणनखंड होगा। इसीलिए 3A का एक गुणनखंड है। ओके, ये बात क्लियर हो गई? अगर ये A² का गुणनखंड है तो A का भी गुणनखंड होता है। ये एक प्रमेय है, ठीक है? तो आप ये ध्यान में रखना। ओके, अब आगे देखो, अगर 3A का गुणनखंड है तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा कि A बराबर 3 कुछ और मतलब 3 गुणा कुछ, जैसे C लिख देते हैं। 3 अगर A का गुणनखंड है तो ये होता है, देखो मैं ये वही वाली बात है कि अगर 3 6 का गुणनखंड है तो मैं 6 को लिख सकता हूँ ना 3 गुणा कुछ करके। ये कुछ यहाँ पे C है, बस ये यही वाली बात है एक तरह से। फिर से दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे हम। मैं इसको यहाँ कंटिन्यू कर रहा हूँ, तो इससे क्या मिलेगा हमें? A² बराबर 9C² है ना।
दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे हम, तो ये मिलेगा हमें। अब ए स्क्वायर की जगह पे हम रख देते हैं ये, क्योंकि ए स्क्वायर है 3b स्क्वायर। तीन से कटे गए तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर बराबर 3c स्क्वायर, है ना। बल्कि इस चीज़ को यहाँ पे लिखना ज़्यादा सही है। ये परफेक्ट। तो ये हमारे पास ये है, दोनों पक्षों का वर्ग किया, ये हो गया। और ए स्क्वायर की जगह पे हमने क्या रख दिया, 3b स्क्वायर। ठीक है, तीन से कटे गए, तीन तिया 9। अब ये वही वाली सिचुएशन आ गई है जो यहाँ पे थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि 3b स्क्वायर का एक गुणनखंड है। और अगर ये बी स्क्वायर का गुणनखंड होगा तो ये बी का भी होगा, जैसे हमने यहाँ पे लिखा था। ओके, अब एक काम करते हैं, इस कथन को एक नंबर नाम दे देते हैं और ये कथन नंबर 2 है। तो हम ये लिखेंगे कि, देखो हम यहाँ पर लिखेंगे कि कथन 1 और 2 से पहली बात तो ये है, क्या आपको यहाँ तक क्लियर समझ आ गया? बहुत सिंपल तरीके से मैंने ये चीज़ यहाँ पे आपको एक्सप्लेन की। अब 3a का एक गुणनखंड है और 3b का भी एक गुणनखंड है, तो यानी 3a और b दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। ठीक है, तो 1 और 2 से हमने क्या लिखा कि 3a और b का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। a और b दोनों का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है 3, है ना। अब आप देखो यहाँ पे क्या बात कही गई थी कि a और b का एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। और यहाँ पे क्या कही गई है, क्या बात कही गई है कि a और b का उभयनिष्ठ गुणनखंड है 3। इन दोनों बातों में विरोधाभास है ना। ये कह रहा है कोई गुणनखंड नहीं है, ये कह रहा है कि हाँ गुणनखंड है, 3 है। इनमें आ रहा है विरोधाभास, वही बात हम यहाँ पे लिखेंगे। और इस बात को इस तरह से हम लिखेंगे कि इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि a और b का एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है ना। जो ये बात यहाँ पर कही गई है, ये इस बात को काटती है, इस बात को अपोज करती है, इसका विरोध करती है। किस बात का विरोध करती है? कि a और b का कोई गुणनखंड नहीं है उभयनिष्ठ। ओके, और यह विरोधाभास प्राप्त क्यों हुआ? हमें यह विरोधाभास प्राप्त हुआ क्योंकि हमारी कल्पना, हमने क्या कल्पना की थी कि ये एक परिमेय संख्या, यह कल्पना त्रुटिपूर्ण है, इसी वजह से यह विरोधाभास प्राप्त हो रहा है। तो यानी √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो कैसे लिखेंगे? और इस विरोधाभास का कारण हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना थी कि √3 एक परिमेय संख्या है। तो जो हमने यहाँ कल्पना की थी कि √3 एक परिमेय संख्या, ये गलत है, ये त्रुटिपूर्ण है। तो हम इसीलिए हम ये कह सकते हैं √3 एक अपरिमेय संख्या है। ओके, और ये कंप्लीट हो चुका है। तो ये इसका फुल प्रोसेस है, कंप्लीट प्रोसेस। आप इसको इस तरह से करेंगे, पूरे अंक आपको मिलेंगे। और अच्छी बात यह है कि इस तरह का कोई भी क्वेश्चन अगर आ जाए, जैसे मान लो कि √3 है, यहाँ पे अगर मान लीजिए कि यहाँ पे अगर √2 आ जाता, तो जहाँ जहाँ 3 है वहाँ आप 2 लिख देते। बहुत सिंपल है। बस यहाँ पे जब हमें स्क्वायर करना हो तो हम 2 का वर्ग 4 कर देते, और फिर यहाँ पे वही ये कट के और ये ऐसा आ गया। फिर ये लो, ये √2 के लिए भी हो गया। इतना सिंपल है ये। एक अगर आपको आ गया तो सारे के सारे समझो कि आपको आ गए।
ऐसे आप 5 के लिए भी कर सकते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करो। ठीक है, तो आई होप आपको ये उदाहरण समझ आ गया होगा। दर्शाइए कि 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है। इसको भी हम विरोधाभास द्वारा उपपत्ति से सिद्ध करेंगे और हम इसको लेकर चलेंगे कि माना यह एक परिमेय संख्या है, वही जो प्रोसेस है। माना फाइव माइनस √3 एक परिमेय संख्या है। ओके, अब ये अगेन वही है ना, विरोधाभास द्वारा उपपत्ति। अब ये परिमेय संख्या है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 5 माइनस √3 इसको हम लिख सकते हैं a/b, जहां a और b पूर्णांक है और b 0 नहीं है। बस इतना लिखना पर्याप्त है, ठीक है। अब आगे मत लिखना कि कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, बस इतना काफ़ी है। अब यहां पर हमने क्या करना है कि रूट वाले को एक तरफ रखना है और बाकी को एक तरफ लेकर जाना है। तो यहां पे अगर इसको इधर ले गए, ठीक, इसको उधर ले गए, इसको इधर ले गए, और ये हो जाएगा 5b माइनस a/b। तो यहाँ पे ये जो रूट वाला है उसको एक तरफ कर दिया, बाकी को एक तरफ कर दिया। अच्छा, अब देखो a और b पूर्णांक है ना, क्योंकि इसको हमने परिमेय संख्या लिया है तो परिमेय संख्या को भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, और यहाँ पे a और b पूर्णांक है, b 0 नहीं है, ये परिमेय संख्या की परिभाषा में होता है। अब अगर a और b पूर्णांक है तो ये भी तो पूर्णांक हुए ना भाई। पूर्णांक में आप गुणा करो, माइनस माइनस करो, ये तो पूर्णांक रहता है। तो ये भी पूर्णांक, ये भी पूर्णांक, तो पूर्णांक बटे पूर्णांक क्या हुआ? परिमेय संख्या। तो हम लिखेंगे कि इसीलिए हम लिखेंगे चूंकि a और b पूर्णांक है, इसीलिए 5b माइनस a/b एक परिमेय संख्या है। ठीक, ये क्या है? एक परिमेय संख्या है। अब देखो, अब बात आ रही है वापस, मैं यहीं पे लिख देता हूं, ये परिमेय संख्या है और इससे क्या होगा? अगर ये परिमेय है तो ये भी तो परिमेय हुआ ना, तो इसीलिए √3 एक परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि ये है परिमेय, ये तो है परिमेय भाई, पूर्णांक है, पूर्णांक बटे पूर्णांक परिमेय हुआ। तो अगर ये परिमेय है तो फिर ये भी परिमेय होगा, क्योंकि परिमेय और परिमेय बराबर होते हैं। परिमेय कभी भी अपरिमेय के बराबर हो ही नहीं सकता। अगर आपने बराबर करके कुछ लिखा है तो यहाँ अगर ये संख्या हुई परिमेय तो 100% ये भी परिमेय होगी। कभी भी परिमेय और अपरिमेय बराबर नहीं होते हैं। तो अगर ये परिमेय है तो यानी ये भी परिमेय है। लेकिन आप ये जानते हैं कि √3 होता है अपरिमेय। एक्चुअल में सच्चाई तो ये है ना कि ये अपरिमेय होता है। तो अब ये विरोधाभास पैदा हो रहा है ना, तो वही हम यहाँ पे लिखेंगे, इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, तो ये, और आप नोटिस कर रहे होंगे कि ये उसी तरह की भाषा लिखी है जैसे यहाँ था। इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि a और b का कोई, इसके कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो जैसे हमने यहाँ पे लिखा था वैसे वैसे यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पे विरोधाभास वाली बात क्या है? विरोधाभास वाली बात यह है कि
√3 एक परिमेय संख्या है, वो हमने यहाँ से निकाला, बट जो सत्य है, जो तथ्य है, वो ये है कि ये एक अपरिमेय संख्या। तो इन दोनों बातों में हो रहा है विरोधाभास प्राप्त। तो इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। और इस विरोधाभास का कारण क्या है? हमारी त्रुटिपूर्ण, हमारी गलत कल्पना कि यह एक परिमेय संख्या है। तो यानी सच्चाई क्या है कि ये एक अपरिमेय संख्या है। तो वही हम यहाँ पे लिखेंगे, और बिल्कुल जैसा यहाँ पर जो भाषा है, सेम टू सेम भाषा यहाँ पे लिखेंगे हम। तो वो हम यहाँ पे सब लिख देंगे कि इस विरोधाभास का कारण हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना थी कि 5 - √3 एक परिमेय संख्या है। तो फिर क्या है? सत्य बात क्या है कि 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। बिल्कुल आप एक तरह से ये इसको रट लेना, क्योंकि हर एक क्वेश्चन में सेम प्रोसेस फॉलो होता है। तो आपको ये लग सकता है कि ये बड़ा मुश्किल भाषा लग रही है, लेकिन एक बार अगर आपने इसको पढ़ लिया, रट लिया, समझ लिया, तो फिर सारे क्वेश्चन बड़े आसान आपको लगने लगेंगे। एक टाइम था जब मुझे भी ये प्रश्न मुश्किल लगते थे अपने स्कूल डेज़ में, और उस समय फिर मैंने यही किया था कि इनको रट लिया था मैंने, ये जो टेम्पलेट, ये प्रोसेस बिल्कुल रट लिया था कि इसको करना है फॉलो, और उसके बाद ये क्वेश्चन बड़े आसान लगने लगते हैं, क्योंकि फिर इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा, आप फिर उसको आराम से कर लेंगे। जैसे अगला उदाहरण है हमारे पास, और ये उदाहरण भी बिल्कुल सेम प्रोसेस से हम इसको करेंगे, यानी जो हम शुरू में लिखते हैं वही सेम प्रोसेस, हम इसे विरोधाभास द्वारा उपपत्ति से सिद्ध करेंगे, और विरोधाभास की, और फिर हम क्या करेंगे, इसको परिमेय संख्या मानकर चलेंगे कि माना एक परिमेय संख्या है, और परिमेय संख्या है तो फिर क्या, 3, ये जो है इसको हम a/b लिख देंगे, और वही कि जहां a और b क्या हैं, पूर्णांक हैं, और b 0 नहीं है। और फिर क्या करना है हमने, रूट वाले को एक साइड रखेंगे और बाकियों को एक साइड, 3 को नीचे लेके जाएंगे, और फिर वही कि a और b पूर्णांक हैं, तो फिर उससे क्या होगा कि ये पूर्णांक बटे पूर्णांक, ये परिमेय संख्या हो जाएगी। तो चूंकि a और b पूर्णांक हैं, इसलिए ये पूर्णांक बटे पूर्णांक, ये एक परिमेय संख्या है, और अगर ये परिमेय है तो फिर ये भी परिमेय हुआ। इससे क्या होगा, आई मीन देयरफॉर √2 एक परिमेय संख्या है। है ना? लेकिन सच्चाई क्या है, फैक्ट क्या है? फैक्ट ये है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम लिखेंगे कि इससे इस बात का विरोधाभास प्राप्त होता है, इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, बिल्कुल जैसा हमने यहां पर लिखा था, सेम फॉलो करेंगे हम। इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है ना? और इस विरोधाभास का कारण क्या है, हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना। और इस विरोधाभास का कारण क्या है, हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना कि 3√2 एक परिमेय संख्या है। देखो, हमने इसको परिमेय संख्या हम लेकर चले थे, ये हमने कल्पना की थी, लेकिन ये कल्पना हमारी गलत साबित हुई। तो इसका मतलब क्या है, अब देखो, जो चीज़ परिमेय नहीं होगी वो फिर अपरिमेय होगी, यानी ये एक अपरिमेय संख्या है। तो यही है विरोधाभास, यानी पहले हम इसको परिमेय लेकर चले, लेकिन बीच में हमें कुछ विरोधाभास प्राप्त हुआ, यानी जो हम लेकर चले थे वो गलत था, तो बात कुछ और है, और वो और बात है ये, क्योंकि जो संख्याएं होती हैं, वास्तविक संख्या या तो परिमेय होगी और या अपरिमेय होगी। तो अगर वो चीज़ परिमेय नहीं है तो फिर पक्का वो चीज़ अपरिमेय है। ठीक है? तो इसी तरह से ये क्वेश्चन सिद्ध होता है। बहुत सिंपल है, सेम प्रोसेस है। बच्चों को ये क्वेश्चन मुश्किल लगते हैं, लेकिन अगर 1-2 क्वेश्चन आपने ठीक से कर लिए, फिर सारे क्वेश्चन ये इजी लगने लगते हैं। और इसी के साथ ये सभी उदाहरण कंप्लीट होते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको सभी अच्छे से समझ आए होंगे। अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में लिखना कि आपको वीडियो कैसा लगा, और बाकी वीडियोस भी देखें। मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, जिसमें प्रश्नावली के हल आपको मिलेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर।